टॉपिक है यूएस की हेजेमनी। स्टार्ट करते हैं कि कैसे उनकी हेजेमनी क्रिएट हुई, क्या क्या उस टाइम पे सिचुएशंस थी, कैसे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो एस्टेब्लिश हो रहा था वर्ल्ड में। पढ़ना स्टार्ट करो। The sudden collapse of the Soviet Union took everyone by surprise. While one of the two superpowers ceased to exist, the other remained with all its powers intact, even enhanced. Thus, it would appear that the U.S. hegemony began in 1991 after Soviet power disappeared from the international scene. This is largely correct, but we need to keep in mind two riders to this. First, as we shall see in this, Aisha, Jabu and Andre. Aisha was doing very well in her studies at a high school in the outskirts of. तो हमें यहाँ तक पता चला कि सडन क्लैप्स जब हो गया था सोवियत यूनियन का, हमने लास्ट में कर लिया था, ठीक है, यूएसएसआर का क्लैप्स हो गया था और अब यूएस की हेजेमनी जो है वो 1991 से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो आगे चीज इसमें आ जाती है जैसे कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं अभी भी यूएस हेजेमनी के नहीं आए थे, ये चीज यहां से पढ़ते हैं। Some aspects of U.S. hegemony did not emerge in 1991, but in fact go back to the end of the Second World War in 1945. Second, the U.S. did not start behaving like a hegemonic power right from 1991. It became clear much later that the world was in fact living in a period of hegemony. Let us therefore look at this process, by which U.S. hegemony got established more closely. In August 1990, Iraq invaded. तो अब ये बता रहे हैं कि कैसे यूएस की हेजेमनी जो है वो एस्टैब्लिश हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। हेजेमनी क्या होती है? उनकी लीडरशिप, उनकी डोमिनेंस कैसे बनी, ठीक है। Iraq invaded Kuwait, rapidly occupying and subsequently annexing it. After a series of diplomatic attempts failed at convincing Iraq to quit its aggression, the United Nations mandated the liberation of Kuwait by force. For the UN, this was a dramatic decision after years of deadlock during the Cold War. The U.S. President George H.W. Bush hailed the emergence of a new world order. A massive coalition force of 6. इराक ने इन्वेड किया कुवैत को, ठीक है, कुवैत को 1990 में। उसके बाद और बहुत सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स जो थे वो फेल हो गए, ठीक है। ये ड्रामेटिक डिसीजन यूएन ने जो है लिया कब? कोल्ड वॉर के बाद ये सारे डेडलॉक्स जो है हो रहे थे। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे यूएस के? ये याद रखना है, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, ठीक है। A massive मैं ही पढ़ देती हूँ, ये बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। A massive coalition force of 6,60,000 troops from 34 countries fought against Iraq. उस टाइम पे ये जो लड़ाई हो रही थी उसमें इराक के खिलाफ इतनी कंट्रीज थी एंड डिफीटेड इट, उन्होंने इराक को डिफीट कर दिया in what came to be known as first Gulf War, ठीक है। तो आपको छोटे क्वेश्चन जिसमें से निकलेंगे कि ठीक है भाई यूएस की हेजेमनी है, कैसे है, कहते जब उनकी डिसइंटीग्रेशन हुई यूएसएसआर की तो एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर एस्टैब्लिश होने लगा। अब ये जो चीजें पढ़नी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स है कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ। तो सबसे पहले तो ये वाली लड़ाई हुई कौन सी? फर्स्ट गल्फ वॉर की, इसे याद रखना है। फर्स्ट गल्फ पेन कहां पे हमारा? फर्स्ट गल्फ वॉर की जो लड़ाई है ये याद रखनी है, इराक इसके बीच में हुई, जिसमें इराक ने जब इन्वेड किया कुवैत को, ठीक है। पर इसके खिलाफ इराक के खिलाफ कितनी कंट्रीज हो गई? 34 कंट्रीज, ठीक है, और उन्होंने इसे डिफीट कर दिया, ठीक है।
However, the UN operation which was called operation, इसको ना अंडरलाइन कर लो ताकि आपको पता लग जाए कौन सी चीज कहाँ पे है। पहले अंडरलाइन करो ये फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है। दूसरा अंडरलाइन करो ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कि यूएन ने अब एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, वाज ओवरवेलमिंग अमेरिका एंड अमेरिकन जनरल नॉर्मन स्टैबर्सपोक led the UN coalition and nearly 70% of the coalition forces were from US से थे। Although the Iraqi president Saddam Hussein had promised the mother of all battles, the Iraqi forces were quickly defeated। यूएस के साथ बहुत सारे और कंट्रीज उस टाइम पे ज्वाइन हुए, ऑलमोस्ट 34 कंट्रीज ने इराक पे अटैक किया और जो है इराक हो गया डिफीट, ठीक है। सो द इराकी फोर्सेस क्विकली डिफीट हो गए एंड फोर्स टू विथड्रॉ फ्रॉम कुवैत से चले गए। अब ये जो लड़ाई है इराक की और ये सारे 34 कंट्रीज की, इसको क्या बोला गया, इसका नाम क्या था, बिल्कुल सही, फर्स्ट गल्फ वॉर जो है वो रिवील द वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप दैट हैज ओपन बिटवीन यूएस मिलिट्री में और अदर स्टेट्स की जो मिलिट्री पावर है उसमें बहुत सारा गैप था। ये हमें कौन सी लड़ाई से पता लग गया, ये हमें फर्स्ट गल्फ वॉर से पता लग गया, ठीक है, क्योंकि पता लग गया ना कि उनकी पावर कितनी है, कि वो कैसे इराकियों को उन्होंने हरा दिया इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी। द हाईली पब्लिसाइज्ड यूज ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट बॉम्ब्स यूज किए गए, यूएस ने यूज किए। लेट सम ऑब्जर्वर्स टू कॉल दिस, तो कुछ ने तो ये भी कहा कि ये कंप्यूटर वॉर है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास द क्लिंटन इयर्स, ठीक है, जब वो थे तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई। डिस्पाइट विनिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर, जीत गए ना जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, ठीक है, ये कौन थे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, कौन, बुश। लॉस्ट द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो वॉर तो जीत ली पर इलेक्शन हार गए, तो उस टाइम पे कौन बन गए हमारे, क्लिंटन आए। बुश के बाद कौन आए, क्लिंटन, अंडरलाइन करना है इसको, ठीक है। तो क्लिंटन आए और क्लिंटन पूरा नाम क्या था, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, तो ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। ये बिल क्लिंटन कहाँ कौन सी पार्टी के थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। who had campaigned on domestic rather than foreign policy issues, ठीक है, डेमोक्रेसी में बिलीव रखते थे। और ये कब तक प्रेसिडेंट रहे, 1996 में फिर से प्रेसिडेंट बन गए थे और ये 8 इयर्स तक के लिए प्रेसिडेंट रहे। और ड्यूरिंग क्लिंटन इयर्स, जब तक क्लिंटन ने क्या किया, राज किया, क्या हुआ, इट ऑफन सीन दैट यूएस हैज विथड्रॉन इनटू इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड वाज फुली एंगेज्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी एंगेज रहा। इन फॉरेन पॉलिसी क्लिंटन गवर्नमेंट टेंडेड टू फोकस ऑन सॉफ्ट इश्यूज पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया, जैसे डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल गवर्नमेंट रखनी है, प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दिया। ये सारी पॉलिसीज किसकी थी, बिल क्लिंटन की थी, ठीक है। तो और इसके बाद आ जाओ आप, तो उस टाइम पे और क्लिंटन इयर्स में क्या हो रहा था कि यूएस ने कभी भी अपनी इंक्लिनेशन इस तरफ नहीं झुकाई है कि मिलिट्री पावर को यूज करें हम, ठीक है, वो भी पीस पे ही ज्यादा बिलीव करते थे, ठीक है, बिल के टाइम पे, बिल क्लिंटन के टाइम पे। इसके अलावा अनदर सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री एक्शन जो है क्लिंटन के टाइम पे जो लिया गया वाज इन रिस्पांस टू द बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसीज। यूएस एम्बेसीज पे जो बॉम्बिंग की गई थी किसके टाइम पे, क्लिंटन के टाइम पे, उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया 1998 में। इससे पहले भी एक मिलिट्री एक्शन हुआ था, वो हुआ 1999 में इन रिस्पांस टू यूगोस्लावियन एक्शंस against predominantly Albanian population in province of Kosovo, the air forces of NATO, क्या था NATO? बड़ा था यूएस ने बनाया था अलायंसेस मैट्रिक्स, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एयर फोर्सेस जो थी इनकी लीड बाय यूएस, लीड कौन कर रहा था इनको, यूएस, ठीक है। bombard targets around Yugoslavia पे इन्होंने अटैक किया for well over 2 months, forcing the downfall of the government of
फ्लूगोलाम। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 1991 में सिर्फ इतना याद रखना है कि बिल क्लिंटन के टाइम पे 1991 में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज हुई कि यूएस ने किसको रिस्पॉन्ड किया, बॉम्ब्स वगैरह से किसको रिस्पॉन्ड किया, ये जो यूगोस्लाविया के एक्शन से, जो यूगोस्लाविया ने इन पे अटैक करने की कोशिश की थी। दूसरा दूसरा आ जाता है कि क्लिंटन के टाइम पे ये 3 एम्बेसीज पे भी अटैक हुआ था, नायरोबी केन्या और दार एस सलाम पे। ये यूएस की एम्बेसीज जो है इन कंट्रीज में थी, ये पता नहीं कहाँ पे है, ये आप देख लेना मैप में कहाँ पे है। तो इस पे भी अटैक हुआ था। तो ये आप तब लिखोगे जब आपको देखना क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है। अगर क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा कि बिल क्लिंटन के टाइम पे, बिल क्लिंटन के ईयर्स में डिफाइन या डिस्क्राइब कैसे जो है यूएस की हेजेमनी जो है वो क्रिएट हुई बिल क्लिंटन के ईयर्स में, तो अब ये दोनों एपिसोड मेंशन वहां पे करना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है 9/11 का अटैक, ठीक है, एंड ग्लोबल वॉर था। 9/11 मतलब 11 सितंबर 2001, ठीक है। क्या हुआ था ये 9/11 के अटैक में? 19 हाईजैकर्स जो थे, stealing from number of Arab countries to control of 4 American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into important buildings in the US। तो अरब कंट्रीज के जो थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, हाईजैक कर लिया अमेरिका के कितने 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को, और उन्होंने उसको क्रैश करवा दिया कहाँ पे, 2 बिल्डिंग्स में, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी। 1 एयरलाइनर ईच क्रैश्ड इनटू नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ द, और जिन पे वो क्रैश किए थे उस बिल्डिंग का नाम क्या था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क में जो है। 3rd एयरक्राफ्ट कहाँ पे क्रैश हुआ था, पेंटागन बिल्डिंग में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आप यहाँ से पढ़ो, द 4th एयरक्राफ्ट जो था presumably bound, वो came down in Pennsylvania। The attacks have come to be known as, इसको 9/11 का अटैक इसलिए बोला जाता है, यानी 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर। और ईयर कौन सा है, ठीक है, 2001। फिर आ जाता है आपके पास द अटैक्स जो है killed nearly 3,000 persons जिसमें मारे गए। In terms of their shocking effect on Americans, they are compared to British one in Washington DC in 1814। तो उनका बहुत लॉस हुआ, इकोनॉमिकली भी, उनके पर्सन्स भी, 3,000 लोग मरना, इंजर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये बहुत ही सीवियर अटैक था अमेरिका की सॉइल पे, ठीक है। और फिर आ जाता है जो 1776 में ये बनी थी कंट्री, तब से लेके अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक अटैक था। तो यूएस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, हम पढ़ रहे हैं हेजेमनी यूएस की गवर्नमेंट, हमें बताना पड़ेगा ना, उससे पहले ये मेंशन करनी पड़ेगी कि उस पे अटैक भी हुआ, स्टिल हमने अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई है, ठीक है। यूएस का जो रिस्पॉन्स था वो स्विफ्ट एंड बहुत फरोशियस था। क्लिंटन हैड बीन सक्सीडेड इन द, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, क्लिंटन, ठीक है, यस, क्लिंटन हैड बीन सक्सीडेड इन यूएस प्रेसिडेंसी बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश। नहीं, ये नया वाला है, ठीक है, सक्सीडेड बाय प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उसके बाद ये आए जॉर्ज एच, नहीं पुराने वाले तो जिसको हार गया था बाद में। Clinton had been succeeded in the US presidency। जी सबसे पहले था, उसने वॉर जितवाई थी, ये वही है ना, देखो इसने वॉर जितवाई थी, वो वापस आए। Clinton had been succeeded in US presidency by George W. Bush of Republican Party, son of the earlier president George H.W. Bush, ठीक है। Unlike Clinton, Bush had much harder view of US interests and the means by which to advance them. As a part of its global war on terror, the US launched Operation
तो यूएस ने इसका बदला 9/11 के अटैक का रिस्पांस कैसे दिया, एक ऑपरेशन करके। उस ऑपरेशन का नाम अंडरलाइन कर लो। वैसे उनको पता नहीं चला कि अफगानिस्तान था, मतलब ये इराक वगैरह के साथ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये उनको उनके इंटेलिजेंस से पता लगा होगा ना, जो इसमें लगे रहते हैं लोग कि मतलब एक खास डिपार्टमेंट से पता करते हैं, ठीक है। यूएस लॉन्च, तो उन्होंने जो ऑपरेशन, इसको अंडरलाइन करना है ऑपरेशन को, ठीक है। तो यूएस ने जो 9/11 का जो अटैक था उसके बदले में एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ठीक है। अगेंस्ट ऑल दोज जिन पे भी उनको शक था टू बी बिहाइंड दिस अटैक, के पीछे हैं। मेनली किसके खिलाफ था ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ठीक है। अल-कायदा और तालिबान रिजाइन के खिलाफ, जो अफगानिस्तान में है। तालिबान रिजाइन was easily overthrown, but the remnants of Taliban and Al-Qaeda have remained potent, as it is clear from number of terrorist attacks launched by them. इसके कहते पूरी तरह तो खत्म नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद भी टेररिस्ट अटैक होते रहे। यूएस फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन बीइंग अरेस्टेड। उनको तो पता भी नहीं था, आके उठा के ले गए। ट्रांसपोर्टेड दीस पर्संस अक्रॉस कंट्रीज, और उनको डिटेन कर लिया अपने सीक्रेट प्रिजन्स में। तो इसका मतलब उनका जो रिटेलिएशन था इसके खिलाफ, 9/11 के अटैक के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा क्या था, फिरोशियस था, ठीक है। हाँ, ऐसे कैसे, हम सुपर पावर हैं भाई, ठीक है। सुपर पावर, सुपर पावर को ऐसे कैसे कोई आके कर सकता है। सम ऑफ देम वर ब्रॉट टू, यहाँ पे लेके आए यूएस नेवल बेस में, ठीक है। उनको प्रिजनर्स बना दिया, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आपका, ये देखो, द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी, why attack me, you posed a potential threat, तो उसको ये अटैक कर देते थे। यूएस फॉरेन पॉलिसी फ्लो चार्ट स्टार्ट है, डेमोक्रेसी कुछ नहीं इतना सुना है कि आके नीचे है ना। और यहाँ से तो फिर भी दिख रहा है, नहीं देख तो पूरा रहा है। अच्छा यहाँ पढ़ रहे हैं इसके बुक से, ऐसे तो मेरे 6 इराक इन्वेजन, इराक इन्वेजन में आता है। अच्छा, ये हमने स्टेप्स कर रहे हैं कि कहां कहां पे उसकी डोमिनेंस जो है हमें दिख रही है, पता लग रही है, ठीक है। और 19 मार्च 2003 यूएस लॉन्च्ड इट्स इन्वेजन ऑन इराक, को उसने हमला किया अंडर द कंडेनम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। तो ये जो हमला किया उसका नाम क्या था, ये अंडरलाइन कर लो, इराकी फ्रीडम। और ये कब किया गया था, 19 मार्च 2003 को। मोर देन 40 अदर कंट्रीज जॉइंड इन यूएस लेड कोलिजन ऑफ द विलिंग, ठीक है। The ostensible purpose of the invasion was to prevent Iraq from developing weapons of mass destruction. ये इसका पर्पस क्या था कि वो मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स जो है वो ना बना पाए, कौन, इराकी, ठीक है। सिंस ये जो एविडेंस था कि वो ये वेपन्स बना रहे हैं मास डिस्ट्रक्शन के, हैज बीन अनअर्डन इन इराक में, हमें पता लग गया था यूएस को, इसलिए उन्होंने ये अटैक किया। ऑल्दो द गवर्नमेंट जो थी सद्दाम हुसैन की वो वहां पे गिर चुकी थी, ठीक है, फिर भी यूएस हैज नॉट बीन एबल टू पैसिफाई इराक, अभी भी शांत नहीं हो रहा था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये दूसरा अटैक जो है वो किया, जिसमें ऑपरेशन उन्होंने क्या रखा, इराकी फ्रीडम, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी तो नहीं की, उन्होंने क्या किया, यूएस ऑक्यूपेशन वाज इग्नाइटेड इन इराक while the US has lost over 3000 military personnel in war में चले गए थे। इराकीज में भी बहुत कैजुअलिटीज आई इस वॉर में। और व्हाट डज हेजेमनी मीन, देखो कितनी देर में बता रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता लग गया हेजेमनी का क्या मतलब है, डोमिनेंस एंड सुपरीडेंस उनकी कैसे हुई। पॉलिटिक्स किसके चीज के रिगार्डिंग है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, पावर। जस्ट एज इंडिविजुअल्स वांट टू गेन एंड रिटेन पावर, ऐसे ही जैसे हम लोग भी पावर चाहते हैं अपने लिए, तो जो तख्त पे बैठे हैं लोग, ठीक है, पॉलिटिक्स में है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वहां पे भी हमारे लीडर्स, वो भी तो क्या चाहते हैं, पावर चाहते हैं। ग्रुप्स टू वांट टू गेन एंड रिटेन पावर, ठीक है। So, in the doing something for power, in case of world politics too,
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे का मतलब जैसे कहते हैं पंजाबी च लात उत्ते रखना चाहते हैं, ठीक है, कि एक लात उत्ते कि मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, तो वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। दिस पावर इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री, और ये तभी की जाएगी जब क्या होगा, मिलिट्री होगी, डोमिनेंस होगी, इकोनॉमिक पावर होगी, पॉलिटिकल सुपीरियरिटी होगी, हर तरह से अगर वो सुपीरियर होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम, इसको बोला जाता है। ये इसकी कंट्री है, इसमें देखना होगी इसमें नहीं therefore if you wanted to understand world politics, अगर world politics को जानना है, it is necessary that we understand कैसे distribution of power हुई हुई है world की countries में, क्योंकि politics is all about power. For instance, during the years of Cold War जब चल रही थी आपकी, power was divided between two groups में divide हुई थी उस टाइम पे, ठीक है, जिनमें कोल्ड वॉर थी, यूएस था और दूसरी तरफ यूएसएसआर सोवियत यूनियन था, ठीक है। सो यूएसएसआर को रिप्रेजेंट करा था सोवियत यूनियन, ठीक है। तो जब कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन का, लेफ्ट द वर्ल्ड विद ओनली एक ही सिंगल पावर बच गई, यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, अब एक सिंगल पावर कौन बच गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। Why use such complication word like hegemony? In my example, they call it dadagiri. Isn't that right? सही है। So 1914 से 1918 तक क्या थी? ठीक है, 1939 से 1945, ठीक है, और 45 से 91 तक क्या चली? आइस वॉर। कोल्ड वॉर अंडरलाइन कर लो वापस, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ आप यहाँ पे, इसको भी थोड़ा बढ़ाते हैं। पावर पे भी आ गया। ये पावर्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है जितना होता है। Hegemony is structural. Power. The second notion of hegemony is very different from the first. It emerges from a particular understanding of the world economy. The basic idea is that an open world economy requires a hegemon, or dominant power, to support its creation and existence. The hegemon. क्या समझ लगी? Hegemony as a structural power. किसकी? Hegemon must possess both the ability and the desire to establish certain norms for order, and must sustain the global structure. तो उन्होंने बोला हेजेमनी का मतलब क्या है कि जो भी कंट्री अपनी हेजेमनी क्रिएट करनी चाहती है, अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहती है, मतलब वो वर्ल्ड में एक न्यू ऑर्डर लेके आना चाहते हैं, तो उनको ये चीज करने में क्या ध्यान रखना है, सारे ग्लोबल स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी। हाँ जी, हाँ That's why super उसकी हिस्ट्री पढ़ो कैसे हुआ इसमें, फिर आपको समझ आएगी। बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अब इसका आंसर जो है ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्यों, कितने रीजन थे, एक रीजन तो होगा नहीं, बहुत सारे Structure. The hegemon usually does this to its own advantage, but often to its relative detriment, as its competitors take advantage of the openness of the world economy without paying the costs of maintaining its openness. Hegemony in this second sense is reflected in the role played by the US in providing global public.
ये अंडरलाइन कर लो वर्ड hegemony in this sentence is reflected in role played by US in providing public goods. ये हम स्ट्रक्चर हेजेमनी की बात कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब उन्होंने बताया कैसे वो उनकी इंटेंशन थी कि यूएस की हमने ग्लोबल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करनी है, और ये सारा एक्सप्लेन किया। ध्यान से सुनना कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या है क्या नहीं है। Public goods. By public goods we mean those goods that can be consumed by one person without reducing the amount of the good available for someone else. Fresh air and roads are examples of public goods. In the context of the world economy, the best examples of a global public good are sea lanes. Public goods का मतलब क्या बताया उसने? We mean those goods that can be consumed by one person without reducing the amount of the goods available for someone else. Fresh air, roads, ये सारे क्या है? Public goods हैं। जब इनको कोई फ्रेश एयर पब्लिक है। जब इनको कंज्यूम करते हैं तो क्या दूसरे पर्सन की जो अमाउंट है वो कम हो गई, तो उसके लिए एयर कम हो गई? नहीं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द, तो इसको अच्छे से रेगुलेट करना, ये सारा इनका एम था। इन द रोड्स को, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स आर सी लेन्स। ठीक है, समुद्र का जो रास्ता है यूज बाय मर्चेंट शिप, सी लेन्स यहाँ पे इतने स्पेसिफिकली क्यों लिखा है? क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड ज्यादा यहाँ से हो रहा था। सी लेन, जैसे फ्री ट्रेड इन एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट ओपन, ये सी वाला जो नहीं होना था। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास हेजेमनी या स्ट्रक्चर पावर, समझ आ गया? अच्छा, अनदर एग्जांपल जो है पब्लिक गुड की, अंडरलाइन कर लो, आपके पेज नंबर 41 पे दी हुई है। इंटरनेट कर लिया अंडरलाइन? फिर और एग्जांपल दी हुई है कि कुछ कोर्सेज जो हैं वो भी वो स्टार्ट किए, उन्होंने इनिशिएट किए पब्लिक के फेवर में, पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, जैसे कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, द आइडिया दैट बिजनेस इज अ प्रोफेशन दैट डिपेंड्स अपॉन स्किल्स। ठीक है, अगर उन्होंने ये स्किल्स पता हो तो वो अच्छे से कर पाएंगे ना। दैट डिपेंड्स अपॉन स्किल्स दैट कैन बी टॉट इन अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है, इसको अंडरलाइन कर लो, एमबीए वाले एग्जांपल को। ये एमबीए वाला एग्जांपल आपका पेज नंबर ये 42 पे है, और ये क्या बताता है कि कैसे स्ट्रक्चर हेजेमनी उनकी थी। उन्होंने ये कोर्स इनिशिएट करके लोगों के बेनिफिट के लिए ये चीज इनिशिएट की कि अगर जो बिजनेस जिन्होंने करना है उनको बिजनेस स्किल्स हम यूनिवर्सिटी में सिखा दें तो प्रोडक्टिविटी और ज्यादा अच्छी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो आप। The predominance of US. The predominance of the US in the world today is based not only on its military power and economic power, but also on its cultural presence. Whether we choose to recognize the fact or not, all ideas of good life and personal success, most of the dreams of the individuals and societies across the globe are being shown out of practice prevailing in 20th century America. America is the most productive and, in the sense of most powerful culture of the attribute is called soft, the ability to perceive rather than force over time, to get to use the heavenly and get to कहते हैं अमेरिका की जो हेजेमनी है ना, जो उसकी सुपरमेसी है, वो सिर्फ इसी चीज में नहीं है कि ये पॉलिटिकली सुपीरियर है, ये इकोनॉमिकली सुपीरियर है, ठीक है, ये मिलिट्रीली सुपीरियर है, इसके बाद से कल्चरल सुपीरियरिटी भी है, और इसको उन्होंने नाम दिया है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर कैसे? सुन लो, सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? सॉफ्ट पावर बोल रहे हैं ना, मतलब ये अपने का कल्चर ऐसा है कि इनको थोपने की जरूरत नहीं पड़ रही,
ये अपने आप लोग फॉलो कर रहे हैं, परसुएड हो रहे हैं, फोर्स से नहीं अपना कुछ करवा रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछो अपना। इसमें सेडक्टिव का बताया हुआ है। सेडक्टिव का इसमें मतलब मीनिंग क्या है, मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें जो मैंने अभी बताया क्या हो गया है, रिकॉर्डिंग तो ऑन है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि यहाँ पे सेडक्टिव का मतलब इन्होंने इस सेंस में यूज किया है कि देखो, एक तो होता है कि अपनी चीज जो है थोपना किसी पे, कल्चरल यहाँ पे फोर्स यूज करके उस पे लगानी, बट यहाँ पे फोर्स यूज करके वो नहीं लगा रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है, परसुएड हो रहा है, लोग अपने आप फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इज नोन एज सॉफ्ट पावर। ठीक है, इस लाइन को दोबारा पढ़ो, दिस एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, यहाँ से दिस एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। फिर सॉफ्ट पावर को अंडरलाइन करो पहले, कर लिया सॉफ्ट पावर को अंडरलाइन। अब सॉफ्ट पावर का मतलब पढ़ो, ये क्या है सॉफ्ट पावर का मतलब। ठीक है, कितना मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एबिलिटी टू परसुएड रेदर देन फोर्स। फोर्स मतलब फोर्स नहीं यूज कर रहे। ठीक है, अगर फोर्स नहीं यूज कर रहे अपना कल्चर मनवाने के लिए, परसुएड कर रहे हैं, तो दिस इज सॉफ्ट हेजमनी। ठीक है, समझ आ गई। अब हेजमनी या सॉफ्ट पावर में ये सब कुछ लिखना है आपने। ठीक है, कि कैसे वो हेजमनी जो थी उनकी एज ए सॉफ्ट पावर भी कैसे उन्होंने अपनी जो डोमिनेंस है वो क्रिएट करके रखी। ठीक है, उसमें ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करोगे कि उनकी सिर्फ क्या नहीं थी, सिर्फ उनकी मिलिट्री पावर की डोमिनेंस ही नहीं थी, सिर्फ वो पॉलिटिकली ही डोमिनेट नहीं थे, सिर्फ वो इकोनॉमिकली ही डोमिनेट नहीं थे, बट उनका कल्चरल डोमिनेंस भी था। और कल्चरल डोमिनेंस भी कैसा था कि वो सॉफ्ट पावर यूज कर रहे थे, वो परसुएशन की एबिलिटी उनमें ज्यादा थी, वो कोर्स नहीं कर रहे थे किसी को भी। ठीक है, ये सारा मैंने क्यों बताया, किसमें लिखना है, हेजमनी एज सॉफ्ट पावर, अमेरिका की कैसे हेजमनी, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। कल्चर यार अच्छा था, कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन पावर, और कुछ कंस्ट्रेंट्स भी लगी थी अमेरिका के पावर पे, वो पढ़ने जा रहे हैं हम। Constraints on American power. History tells us that empires decline because they decay from within. Similarly, the biggest constraints to American hegemony lie within the heart of hegemony itself. We can identify 3 constraints on American power. None of these constraints seemed to operate in the years following 9/11. However, it now appears that all 3 of these constraints are slowly beginning to operate again. The first constraint is the institutional architecture of the American state itself. A system of मार्क करते रहो फर्स्ट कंस्ट्रेंट कौन सी थी। ठीक है, system of division of powers between the 3 branches of government places significant brakes upon the unrestrained and immoderate exercise of America's military power by the executive branch. ये कौन सी रिस्ट्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिस्ट्रेंट। सेकंड में फर्स्ट रिस्ट्रेंट क्या है, फर्स्ट तो हुआ ना एक्सक्लूजन आगे चलेगा। बताओ, एक्सप्लेन करो। नहीं, फर्स्ट रिस्ट्रेंट जो है वो उसकी बात कर रहा है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये एक दूसरे की पावर्स को क्या कर रहे हैं, चेक में रख रहे हैं। सेकंड है ना, फर्स्ट तो मैंने देखा कि इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर जो कह रहा था, पहले तो क्या है कि इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर इनका, फिर आता है डिवीजन ऑफ पावर। ये देखो वो भी सही है, जैसे आप अच्छा ठीक है, ये समझ गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आर्किटेक्चर के बीच में आ गया, आर्किटेक्चर इसका आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट कंस्ट्रेंट में आपने आर्किटेक्ट को छोड़ के इसमें को अंडरलाइन करो, डिवीजन ऑफ पावर को अंडरलाइन करो। क्लियर बात कर ली, गलत कर लिया। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर सारे उसके ऑर्गन्स में, यही मैंने आपको लिख के भी बताया यहाँ पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। ठीक है, और ये एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, चेक लगा रहे हैं। अब सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, The second constraint on American power is also domestic in nature
and stems from the open nature of American society. Although the American mass media may from time to time impose or promote a particular perspective on domestic public opinion in the U.S., there is nevertheless a deep skepticism regarding the purposes and methods of government in American political culture. This factor, in the long run, is a huge constraint on U.S. military action overseas. क्या ये कौन सी कंस्ट्रेंट के बारे में बात कर रहा है? कौन सा था? कंस्ट्रेंट्स ही पढ़ रहे हैं ना, क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है अमेरिका की पावर पे। एक तो पहली पढ़ी कि उन्होंने आपस में ही वो एक दूसरे की पावर पे चेक लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या पढ़ा? हाँ, अपने नेचर की बात कर रहे हैं ना, जैसे ओवरसीज में क्या होता है इनके वहाँ, और उनके नेचर में क्या होता है, और डोमेस्टिक नेचर में क्या होता है, डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन कैसा है यूएस में, वो उनके मेथड, पॉलिटिकल कल्चर, मॉडर्न regimes and period of norms. Yeah, India's relationship with the US. India's relationship with the US during the Cold War, India found itself on opposite sides of the US. From the US, India's close friendship during the Soviet side of the US. India's close friendship during the Soviet War with the Soviet Union. After the collapse of the Soviet Union, India suddenly found itself in the US and increasingly hostile international environment. तो कोल्ड वॉर के दौरान पे उनकी इंडिया की फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा अच्छी थी सोवियत यूनियन के साथ। बीच में कहते थे मैं न्यूट्रल है, हम किसी की साइड नहीं लेते। तो तभी तो हमने बोला कि वो डिप्लोमेटिक है, कि अपने फायदे के लिए किसी की भी साइड ले रहा था, जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर था, ये भी तो हमने डिस्कस किया था। However, these were also the years when India decided to liberalize its economy and integrate into global economy. तो उस टाइम पे इंडिया अपने आप को लिबरलाइज भी कर रहा था, अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट भी कर रहा था, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लेके आ रहा था। This policy of India's aggressive economic growth rates in recent years have made the country so attractive. 1991 में आई थी ना हमारी एलपीजी, 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। बट ये पॉलिसी का नाम है एलपीजी पॉलिसी। 1991 में जो आई, लिबरलाइज करने की कोशिश की गई, तो वो यहाँ पे ऐसे है। तो उस टाइम पे ये था। पहले इंडिया की दोस्ती रशिया से बहुत अच्छी हो गई थी, सोवियत यूनियन से हो रखी थी, ठीक है, बट साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ो। It is important that we do not lose sight of the fact that two new factors have emerged in the recent years. यहाँ से पढ़ो। Like all other countries, India has to decide exactly what type of relationship it wants with the US. ठीक है, अब उनको साइड चुनने की, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको करना था। न्यूट्रल तो नहीं रह सकते यूएस के प्रति, या तुम दुश्मन बनोगे या उसके फ्रेंड बनोगे। तो क्या किया उन्होंने इस ग्लोबल हेजेमनी के फेस पे? The choices are not exactly easy. Within India, the debate seems to be around three possible strategies. Those Indian analysts who see international politics largely in terms of military power are fearful of the growing closeness between India and US. कईयों को क्या था, डर लग रहा था कि ये क्लोजनेस जो है इन दोनों में, यूएस में और इंडिया में ना हो, क्योंकि यूएस जो है वो बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। They would prefer that India जो है वो अकेला ही रहे एंड फोकस करे अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करने पे। दूसरे क्या कहते हैं कि भाई अब ऐसे में तो और ज्यादा आपको उनके दोस्ती का हाथ बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रांग नहीं हो तो उनके पास रहो, ठीक है, दुश्मनों को दोस्त बना के रखो। They advocate a strategy that would allow India to take advantage लो यूएस के हेजेमनी का, उनसे दोस्त बन जाओ, तुम्हारा इतिहास भी नहीं कोई आंख उठा के देखेगा। तो ये ओपिनियंस थे डिफरेंट उस टाइम पे। इसके अलावा थर्ड ग्रुप जो है एनालिस्ट का, उन्होंने बोला that India should take the lead in establishing a coalition of countries from the developing world. Over time this coalition के सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी डेवलप हो रहे हैं, अमेरिका डेवलप्ड में आता है ना, इंडिया डेवलपिंग में आता है, तो उन्होंने बोला कि उनको
उनका कोलिजन करें. Over time, this collision would become more powerful and may succeed in wearing hegemon. ठीक है, तो ये सारे क्या थे, समझ आ गए. ये हमने क्या पढ़े, ये हमने फैक्टर्स पढ़े उस टाइम पे क्या चल रहा था, कैसे इंडिया के रिलेशन जो है यूएस के साथ पहले नहीं थे, फिर कैसे बने. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम. इसको ओवरकम कैसे करना है. ठीक है, तो ओवरकम कैसे करें हेजेमनी. वैसे यही है ना टाइटल इसका, ओवरकम कैसे करना है. हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम. ये अभी भी हेजेमनी क्या ओवरकम हुई है, नहीं, पूरी तरह से नहीं, अभी भी सुपर पावर ही है. ठीक है, तो ये आप इसे पढ़ के इसका कंक्लूजन देख लेना और लिख देना कि अभी भी ये सुपर पावर ही है. रशिया, जर्मनी, फ्रांस सारे सुपर पावर हो चुके हैं. हाँ, अब तो सारे सुपर पावर्स हैं. मतलब इसका ऐसे आंसर पे लिखना कि अभी ये ओनली सुपर पावर नहीं रह गई है ना, बट स्टिल अगर हम कहें तो हाँ उस टाइम पे के लिए थी. अभी भी अगर बाकी सारे कंट्रीज जो हमने बोले हैं क्या जितने भी बोले हैं उनके बीच में कंपैरिजन करके देखो, नो डाउट जहाँ नजरिए से हम देख रहे हैं वो सुपर पावर्स हैं, पर फिर भी वो मतलब टॉप तो टॉप ही होती है. ठीक है, मतलब इनसे कोई अभी तक इनसे ऊपर नहीं है. बट रशिया जस्ट बिलो है, ज्यादा गैप नहीं है. ज्यादा गैप नहीं है इज वन थिंग. स्टिल सुपर पावर यूएस को ही मानते हैं. ठीक है, वैसे अभी एक नहीं रहेगी, अभी अकेले चल के तो काम भी नहीं चलेगा, अभी ऐसा टाइम है. ठीक है, लूफमेंट में तो काम भी नहीं चलेगा. अभी कौन कौन ऐसे इस सिचुएशन में रहना चाहेगा कि तुम सुपर पावर हो. सभी अपने आप को सुपर पावर बोलेंगे. रशिया के पास क्या नहीं है ऐसा जो यूएस के पास है, जो वो अपने आप को सुपर पावर ना कहे, है ना. तो सारे ही सुपर पावर्स हैं, स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं हेजेमनी यूएस की है. ठीक है, ऐसे कंक्लूड करना है इसको. उसके बाद क्वेश्चंस है. ठीक है, तो कल अगर छुट्टी होती है नहीं होती डजंट मैटर, कल का होमवर्क है ये 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस. ठीक है, इसके अलावा अभी जो आपका वो टेस्ट दिया था ना, अभी 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो. ठीक है, इसके बाद आपका टेस्ट जो है वो आपने शुरू करना है, और टेस्ट का जो टाइमिंग है वो 11 से 12 नहीं होगा, वो 11 to 11:45 होगा. ठीक है, जल्दी लिखने की कोशिश करना. ठीक है, और हम उसको 35 मार्क्स का बनाया ना, तो उसको 25 मार्क्स का करते हैं. निकालो. 3, 6, 9, 12, 18. 18 से 16, 3, 6, 9, 12, 18. अरे क्वेश्चंस दिखाओ ना वो. 23. सही है. हाँ हो गया. मैं कह रही हूँ क्वेश्चंस कम करवा रही हूँ मैं. हो गया. 23 3 कर रहे हैं. 21 बनेंगे ना फिर तो. 7 क्वेश्चन है. हाँ, और फिर होगा 21 हो गया ना. ठीक है, जो भी नहीं 21 मार्क्स बने हैं. 7 3 से 21, 3 है ना, तो 4 मार्क्स रह गए. 4 मार्क्स. हेलो हेलो. हाँ, आपकी उनकी आवाज नहीं आती है. हेलो. क्या अरे कोई ना कोई ना.
4 मार्क्स एक नंबर का स्ट्रिंग बनाएंगे। हाँ देखो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं ना, और है कितने 7 से 9 12 हाँ 15 18 21 और ये हो गया 22 केवल 3 मार्क्स का और हाँ दोनों क्या है 21 और फिर एक 4 मार्क्स रहेगा। 4 मार्क्स का आपको तो क्या मैं दूं, मैं इसे बोल दे देती हूँ। हाँ, इसमें आप लिख लो, छोटे क्वेश्चन लिख लो, एक छोटा क्वेश्चन लिख लो आप। मेरे को इतना पीछे जाना पड़ेगा। छोटी लिखो हाँ उससे स्टॉप से